दोस्तों, आपका स्वागत है WNN न्यूज नेटवर्क पर। आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। न्यूयॉर्क पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को लेकर क्या बड़ी रिक्वेस्ट रखी है। साथ ही नेपाल के जजों के प्रदर्शन ने भारत सरकार का रुख भी बदल दिया है। वहीं कनाडा ने लंबे समय बाद भारत के लिए एक पॉजिटिव खबर दी है, जबकि इजराइल के लिए हालात थोड़े नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कई अहम अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिन्हें आप मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों पर शायद ही देखें, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और अमेरिका की। ताज़ा खबर यह है कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी अमेरिका पहुंच चुके हैं। जयशंकर जी इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व करने और वहां भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क आए हैं। यानी यह विजिट अमेरिका के इनविटेशन पर नहीं, बल्कि यूएन की प्रक्रिया के तहत हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आने वाले कुछ घंटों में ही डॉक्टर जयशंकर जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर जयशंकर का संबोधन 27 सितंबर को तय है, यानी अभी 5 दिन बाद, मगर अगले 4-5 दिनों के दौरान उनका शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है। आज वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले डॉक्टर जयशंकर जी ने अपनी पहली मीटिंग फिलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लजारो के साथ की है। इस बार की जनरल असेंबली में दुनिया के 170 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री खुद शामिल होकर संबोधन देंगे। उनके साथ डेलीगेशन में विदेश मंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहेंगे। जिन देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स खुद नहीं पहुंच पाते, वहां की ओर से विदेश मंत्री भाषण देते हैं, और अगर विदेश मंत्री भी मौजूद ना हो तो उस देश के यूएन एम्बेसडर को स्पीच देने का मौका मिलता है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन पर आप इस साल की जनरल असेंबली के स्पीकर्स की लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि किस देश का नंबर किस तारीख को लगेगा, वहां से कौन स्पीच देगा। आप वीडियो को पॉज करके यह लिस्ट चेक कर सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी का नंबर 27 सितंबर को मिला है, लेकिन तब तक के दिनों में उनका शेड्यूल पूरी तरह मीटिंग से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में वे करीब 20 से 25 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे। यही वजह है कि वे बाकी नेताओं से पहले ही न्यूयॉर्क पहुंच गए और वहीं कैंप कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी की। वे भी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं, लेकिन उनका एजेंडा पूरी तरीके से अलग है। पीयूष गोयल जी वहां केवल ट्रेड डील्स और कॉमर्स से जुड़ी मीटिंग करने वाले हैं। अब अगला अपडेट आ रहा है कनाडा से, और यह भारत के लिए वाकई बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद अब नई सरकार आ चुकी है और प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी ने साफ कहा है कि वो खालिस्तान से जुड़े मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर काम करेंगे और सहयोग बढ़ाएंगे। उनके इस बयान के बाद भारत ने भी कनाडा के साथ रिश्तों को रीसेट करने का फैसला कर लिया है। डिप्लोमेट्स की अपॉइंटमेंट्स दोबारा से हो चुकी हैं और अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। इसी बीच कनाडा ने खालिस्तान नेटवर्क से जुड़ा एक बड़ा कदम उठाया है। आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस का स्लैब का आर्टिकल दिख रहा है। खबर यह है कि कनाडा की पुलिस ने सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू के दाहिने हाथ कहे जाने वाले इंद्रजीत सिंह घोषाल को गिरफ्तार कर लिया है। 36 वर्षीय घोषाल खालिस्तानी टेररिस्ट हैं और इस पर हथियारों से जुड़े कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि यह कभी पन्नू का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहा है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद यह कनाडा में अवैध ड्रग तस्करी, खालिस्तान रेफरेंडम से जुड़ी गतिविधियों को संभाल रहा था। भारत विरोधी रैलियों को ऑर्गेनाइज करना भी इसकी जिम्मेदारी में था। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह गिरफ्तारी केवल यहीं तक सीमित रहती है या फिर कनाडा की पुलिस आगे चलकर और भी खालिस्तानी तत्वों पर कार्रवाई करती है। जानकारी यह भी है कि इंद्रजीत सिंह घोषाल पिछले साल ग्रेटर टोरंटो एरिया के एक हिंदू मंदिर पर हुए हमले में शामिल था। उस वक्त उसे पकड़ा भी गया था, लेकिन आरोप इतने गंभीर नहीं थे, इसलिए बाद में उसे छोड़ दिया गया। अगर हालिया घटनाओं पर नजर डालें
डालें तो ठीक पिछले हफ्ते यानी 18 सितंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी और कनाडा की NSA नैथलीन ड्रन के बीच नई दिल्ली में मुलाकात हुई थी और उसी के एक हफ्ते के भीतर खालिस्तान से जुड़े एक बड़े आतंकी को गिरफ्तार किया जाना यह साफ संकेत देता है कि नई कनाडाई सरकार भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की दिशा में गंभीर और सकारात्मक कदम उठा रही है। उम्मीद है कि यह पॉजिटिव मोमेंट्स आगे भी जारी रहेगा। अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भारत के तेजस फाइटर जेट को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं, तेजस भारत में बना स्वदेशी लड़ाकू विमान है। हालांकि अभी भी इसके इंजन और कई हिस्से हमें विदेश से आयात करने पड़ते हैं। DRDO और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तेजस में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल हो और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम से कम रहे। इस दिशा में भारत को बड़ी सफलता मिली है। आपकी स्क्रीन पे रेफरेंस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील ने जानकारी दी है कि तेजस मार्क 1A में कंपनी ने 60% स्वदेशी कंपोनेंट का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अभी की स्थिति में तेजस मार्क 1 में 62% इंडिजीनियस कंटेंट मौजूद है और आने वाले दूसरे बैच में इसे 70% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मकसद साफ है कि भविष्य में किसी भी विदेशी सप्लाई चेन पर हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाए या कम हो जाए। तेजस के स्वदेशीकरण को बढ़ाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि उसकी ऑपरेशनल क्वालिटी पर कोई असर न पड़े। जल्दबाजी से बचते हुए गुणवत्ता बनाए रखना सबसे अहम है। इतना तय है कि स्वदेशी कंटेंट बढ़ने से इसकी लागत भी घटेगी, लेकिन फिलहाल भारत में फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट के पुर्जों का पूरा इकोसिस्टम विकसित नहीं हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। अच्छी बात यह है कि हाल के वर्षों में कई भारतीय MSME कंपनियां एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कदम रख चुकी हैं और DRDO व HAL इनके साथ मिलकर एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं भारत और नेपाल की तरफ। हाल ही में नेपाल में जजों का विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि वहां कई सरकारी ठिकाने हिंसा की चपेट में आ गए। नेपाल के मंत्रियों के घरों पर हमले हुए, संसद भवन को आग लगा दी गई, कई सरकारी दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया गया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की इमारत, राष्ट्रपति भवन और सिंह दरबार स्थित प्रशासनिक दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर कई अहम बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की हालत इस समय इतनी खराब है कि जजों को कोर्ट की कार्रवाई सड़क पर टेंट लगाकर करनी पड़ रही है। वजह साफ है, हाल ही में हुए जैन जी के प्रदर्शन में नेपाल की कई अहम सरकारी इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन बिल्डिंग्स के निर्माण में भारत ने पहले भी मदद की थी और अब फिर से नेपाल उम्मीद लगाए बैठा है कि भारत दोबारा से हाथ बढ़ाएगा। आपके स्क्रीन पर रेफरेंस आर्टिकल दिखाई दे रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव जी ने हाल ही में नेपाल के ऊर्जा मंत्री कुलमान घिसिंग से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि जैनजी प्रोटेस्ट से जो भी नुकसान नेपाल को हुआ है, उन सरकारी बिल्डिंग्स को रिपेयर और रीबिल्ड करने में भारत मदद करेगा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि नेपाल सरकार ने सीधे भारत से मदद मांगी है या फिर भारत खुद ही आगे बढ़कर दयालु पड़ोसी बनते हुए मदद की पेशकश कर रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपया एक बार फिर नेपाल के पुनर्निर्माण में खर्च होगा और इतिहास गवाह है, यही नेपाल बाद में चीन के करीब जाकर भारत के खिलाफ लिपु लेक, काला पानी और अन्य इलाकों पर दावा करने लगता है। कुछ लोगों का तर्क है कि नेपाल को सपोर्ट देना जरूरी है ताकि वह चीन की तरफ न झुके, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने हाल के आर्थिक संकट में श्रीलंका को बचाया था। सवाल यह है कि नेपाल की डैमेज हुई इमारतों का पुनर्निर्माण करना क्या बाकी भारत के लिए सही कदम है, हाँ या ना? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अब अगला अपडेट भारत और तुर्की को लेकर है। आपको याद होगा हाल ही में इंडियन नेवी के
का स्टेल्थ INS त्रिकंड ग्रीस के नेवल बेस पर पहुंचा है, जहां भारतीय और ग्रीक नेवी ने इतिहास में पहली बार संयुक्त अभ्यास किया ग्रीस के बाद अब खबर आ रही है कि INS त्रिकंड तुर्की के एक और दुश्मन देश साइप्रस के नेवल बेस पर पहुंच चुका है। यहाँ इंडियन नेवी ने पोर्ट कॉल किया है। यह पहला मौका है जब भारतीय नौसेना तुर्की के इतने करीब मेडिटेरियन सी सागर में लंबी तैनाती कर रही है। साइप्रस नेवी के साथ कोई युद्धाभ्यास नहीं होगा, लेकिन दोनों देशों की नौसेना के बीच कई द्विपक्षीय मीटिंग होंगी और डिफेंस सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत की जाएगी। इसे भारत की ओर से तुर्की को घेरने का एक बड़ी रणनीति माना जा रहा है। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था और GDP की। आज 22 सितंबर से नए GST स्लैब्स लागू हो गए हैं। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इन सुधारों से भारत की GDP को 0.8% का अतिरिक्त बूस्ट मिलेगा। यानी अगर भारत की विकास दर पहले 7% थी तो अब यह बढ़कर 7.8% तक पहुंच सकती है। सरकार का मानना है ये रिफॉर्म्स आम जनता को राहत देंगे, लेकिन GDP में इतनी बड़ी छलांग हासिल करना एक बड़ी चुनौती साबित होगा। और अब सबसे अहम अपडेट इजराइल फिलिस्तीन विवाद से जुड़ी है। खबर निकल कर आ रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की शुरुआत के साथ ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे 3 बड़े G7 देश आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, और वहीं जापान, इटली और जर्मनी ने अंतिम क्षण में पीछे हटने का फैसला किया है। उम्मीद है देर रात तक फ्रांस भी अपनी घोषणा कर देगा। इस तरह G7 के कुल 4 देश ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा फिलिस्तीन को एक संयुक्त राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने वाले पहले ग्रुप ऑफ 7 में शामिल हो जाएंगे। यह डेवलपमेंट इजराइल के लिए बड़ी कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। दोस्तों, हर 24 घंटे में भू राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत किसी भी देश से पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण हमारे चैनल WNN का मिशन है। यह मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। WNN हिंदी पर हम सभी तथ्यों और डेटा का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं, बिना किसी एजेंडे के। यदि आप चाहते हैं कि WNN का सही और प्रामाणिक विश्लेषण आप तक लगातार पहुँचे, तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल WNN को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।